पढ़ना है रोजाना क्योंकि अब नहीं चलेगा कोई बहाना। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, एकदम सही बात मैंने आप लोगों को कहा क्योंकि अब कोई भी बहाना, कोई भी लापरवाही आप लोग की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि बिल्कुल भी आप लोगों के पास समय अब नहीं है। आज है 1 दिसंबर डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये मैं लेक्चर जो है वो आप लोग को 2 दिसंबर को मिलेगा। आज मैं ये बना रहा हूँ आप लोगों को और ये कल 2 दिसंबर को आप लोग को ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख पाएंगे इसे। आज देख रहे हैं आप लोग, 2 तारीख है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बहुत ज़्यादा तैयार हो चुकी है इस चैनल पर। रेगुलर आप शाम को कम से कम 8 से 10 यानी 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक 2 घंटे इस चैनल पर एकदम अनिवार्य रूप से आप लोग को देना है। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन का अगर तबाह उसमें तहस नहस करना चाहते हैं, तो यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा डिस्टेंस, तो ज़रूर लीजिएगा डीजे सर चैनल से शिक्षा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। और आज का ये सेशन जो है हम लोग का नागरिक शास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्नों को जो शामिल किया गया डिस्टेंस वो सभी के सभी जो हैं एकदम एक से बढ़कर एक हैं। अभी प्रश्नों की सीरीज मैं चालू करूंगा, लंबा थोड़ा सेशन हम लोग का रहेगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है। मेरा बस यही आप लोगों से एक शर्त है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को सेशन। और रात्रि के लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन सेशन लंबा भले जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि लगभग 52 पेज का जो महत्वपूर्ण सेशन है इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए डिस्टेंस, पहला देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहले ही बहुत ही जानदार प्रश्न आया है, आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है सामने आप लोगों के। राज्य पुनर्गठन आयोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए चेंज कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, लाइन ही नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और टॉपिक को मैंने डिस्टेंस इतने ज़्यादा तैयार करा रखे हैं कि समझ लीजिए आप लोग का पूरा बुक का जितना भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग को। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन का मतलब कि राज्य का फिर से किया गया गठन, राज्य को फिर से गठन करने के लिए जो बनाया गया था आयोग, उसे ही हम लोग कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए बात होती है यहाँ पर, जब इसके बारे में हम लोग करते हैं तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों की राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना। देखिए भाषाई आधार पर, ये बात याद रखिए, भाषाई आधार पर क्या किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग को जो बाद में किया गया था, गठन किया गया था इसका, वो किसके बेस पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं जब हम लोग यहाँ पर देखिए 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार जो था वो भाषाई था, भाषा के आधार पर ये जो था बात किया गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे डियर कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाक से एक उत्तर दीजिए। प्रश्न मेरा क्या है, राज्य पुनर्गठन जो था आयोग, राज्य पुनर्गठन जो आयोग था वो भाषा के आधार पर किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था। जाइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से उत्तर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए डिस्टेंस दीर्घोत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी सभी प्रश्नों का सेशन चल रहा है और ये पूरा का पूरा सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है। तो जाइए कमेंट बॉक्स फटाक से उत्तर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ही महत्वपूर्ण आप लोग को लिंक मिलेंगे और उसका लाभ उठाइए। और एक नंबर आप लोग को मिलेगा डिस्टेंस 950 690 257, तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, उसके बाद हमारा कार्य रहेगा। उसमें जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग को मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो पूरा का पूरा आप उसका भरपूर लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग में देखिए मैं इस प्रकार से यहाँ पर जो ये मेरा लेक्चर एडिशंस की उसमें दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी सब का सब आप लोग का एकदम पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। और ये केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश के लिए तो समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड हो गए, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टेट राज्य के, स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और एनसीईआरटी बेस और पूरा मतलब पूरा का पूरा निचोड़ है डिस्टेंस, और एकदम पूरा आप लोगों के मॉडल पेपर का एनालिसिस किया हुआ ये पेपर है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो फटाक से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो कर दीजिए उसे सब्सक्राइब, और जाइए शेयर वाले बटन पर उसे थोड़ा सा फैला दीजिए डिस्टेंस एकदम आग की तरह डीजे सर चैनल को, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर चैनल जो है वो लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला है, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला।
तो यहाँ पर बातें अब हम लोग की जो होंगी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस आयोग के 3 सदस्य जो थे वो न्यायमूर्ति फजल अली, पहला नाम याद रखिए एडिशंस कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे। दूसरा क्या है, हृदयनाथ कुंजरू। तीसरे जो हैं के एम पडिक्कर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य जो सदस्य, तीन सदस्य, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पडिक्कर थे। इस आयोग ने क्या किया था, 30 दिसंबर 1955 को जो था अपना रिपोर्ट सौंपा था। किसके कब दिया था, 30 दिसंबर 1955 को। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारिता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। देखिए, भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। ठीक है ना, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि पॉइंटों में ये भी जोड़ा गया है कि आयोग ने राष्ट्रीय एकता की बात हो गई, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारिता की बात हो गई, आर्थिक विकास की बात हो गई, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की बात हो गई। इन सभी को तो ध्यान में रखा ही गया, लेकिन यहाँ पर भाषाओं को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर इस आयोग का मुख्य रूप से गठन किया गया था। ठीक है ना, तो और बताया भी गया था कि भाषाई आधार पर ये इसका किया गया था। ये तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन को लेकर, यहाँ पर डिस्कशन आगे। देखिए प्रश्न क्या आया, इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न है, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नीति आयोग का गठन कब किया गया, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग पर प्रश्न जो है, नीति आयोग पर टिप्पणी पूछ दिया अगर आप लोगों से तो निश्चित तौर पर आता है डिस्कस। मैंने कुछ दिनों पहले एमपी के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस किया था, एमपी के पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, डिस्कस आया हुआ है। और जो मॉडल पेपर जो एक्सपर्ट्स वगैरह के एनालिसिस में भी इन प्रश्नों को डाला गया है। बहुविकल्पी में हो गए, अति लघु में हो गए, दीर्घोत्तरी में हो गए, कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है घूम फिर कर किसी न किसी मॉडल में आप लोग को देखने को एकदम अनिवार्य रूप से मिलेंगे। ठीक है, याद रखिए एडिशंस। और जब आप पेपर देकर आएंगे या जब पूरा सेशन को अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप निश्चित है कमेंट्स करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में सर आपका सेशन बहुत ही शानदार था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया गया। देखिए नीति आयोग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो नीति आयोग का जो टॉपिक हम लोग का है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशंस। नीति आयोग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहली बात हो गई किसी योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। और नीति आयोग का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो है वो नीति आयोग का जो है पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है ना, NITI से भी पूछ देता है कभी कभी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, देखिए मैंने यहाँ हिंदी में भी बता दिया इसके बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, 2015 को, 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यह भारत के एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में उभरा है जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है सहकारी संघवाद को जोड़कर एक साथ लेकर आगे बढ़ने के काम की जरूरत है। तो और ये आयोग है अपने उस कार्य में जो है वो बढ़ चढ़ कर अपना कार्य भी निभा रहा। और याद रखिएगा चाहे योजना आयोग रहे चाहे नीति आयोग रहे, तो इसके जो मुख्य होते हैं तो और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जानते हैं डिस्कस आप लोग कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये लगा दीजिएगा आप लोग तुरंत फटाक से, अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो। ठीक है, बिल्कुल भी। और जब से नीति आयोग आया तब से जान ही रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी जी ही हैं। देखिए नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं डिस्कस, आइए हम लोग बात करते हैं उस पर अब। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो बनाया गया, तो उस आयोग को किस उद्देश्य से बनाया गया। देखिए ग्रामीण स्तर पर अगर कहा जाए तो विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। देखिए ग्रामीण स्तर पर जो कार्य करने का भाई योजना आयोग जो बनाया था पंचवर्षीय योजना की बात हो गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो योजनाओं में जो बातें हम लोग करते थे, यहाँ पर नीति आयोग का उद्देश्य भी कुछ उसी प्रकार से है। ग्रामीण स्तर पर देखिए क्या है, विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। दूसरे अगर महत्वपूर्ण बात करें तो आर्थिक प्रगति के लाभों से वंचित समाज के वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। ये भी कहीं ना कहीं से नीति आयोग में माना गया है, नीति आयोग में जोड़ा गया है इस उद्देश्य को, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्य को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। देखिए भाई जो राज्य हैं बढ़ने के कारण अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो वो और तरीके से, भाई जाहिर सी बात है अगर एक कस्बा मजबूत होता है तो वहाँ का जिला मजबूत होता है, जब जिला मजबूत होता है तो वहाँ का राज्य या प्रांत मजबूत होता है, जब राज्य या प्रांत मजबूत होता है तो भाई कंट्री मजबूत होती है, कंट्री जब
तो इस प्रकार से डिस्टेंस क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या होता है, एक अपनी पहचान बनती है, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बात हो गई आप लोगों की। और अगला जो पॉइंट देखा जाए, इसमें जोड़ा जाए, तो यहाँ पर क्या है, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति की रूपरेखाओं का भी जो मुख्य रूप से कार्य होता है, वो कहीं न कहीं से क्या होता है, नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल किया गया है, ठीक है? देखिए, दीर्घकालीन नीति की रूपरेखाओं का निर्माण तथा उनकी प्रगति एवं क्षमताओं की निगरानी करना भी जो है, वो कहीं न कहीं से क्या है, नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल किया गया है। अब देखिए, क्या ये प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है? आप में से अगर जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे डिस्टेंस, तो अगर 100 विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, तो 100 विद्यार्थी में से कम जो 95% जो विद्यार्थी होंगे, 95 विद्यार्थी जो कहेंगे हाँ सर, ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, भारत की विदेश नीति। देखिए, ये जो ऐसा एक प्रश्न है डिस्टेंस कि ये तो आपका दीर्घ उत्तरी में बहुत तेज पूछता है, और उसके साथ लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है। तो चलिए डिस्कशन हम लोग करते हैं इस प्रश्न पर आप लोगों का। और याद रखिएगा डिस्टेंस एक चीज़ कि स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक वीडियोस आप लोग अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है, पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो आइए बात करते हैं हम लोग भारत की विदेश नीति के बारे में। किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों का नीति भी कहा जाता है, भाई नाम से ही पता चल रहा है विदेश नीति, तो विदेशी संबंधों की नीति ना, विदेश नीति, विदेशों के साथ संबंध कैसे हैं, कैसे उनके साथ जुड़ा जाए, एक दूसरे से कैसे अपनी विचारधारा वहाँ पहुँचाई जाए, या वहाँ की विचारधारा अपने पास ली जाए। तो किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में, देखिए ये बात याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो वातावरण होता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का एक समूह होता है। स्वहितकारी रणनीतियों का, भाई जाहिर सी बात है, हर चीज़ों के लिए चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरे दुनिया में, विश्व में जो जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो आपकी ही कंट्री तैयार कर रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों की हमारे पास बहुत बहुलता है, कुछ चीज़ का अल्पता है, तो जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ों को हमें अपने दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ेगा, या हमारे यहाँ जो चीज़ें ज़्यादा है उसको दूसरे कंट्री में भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है डिस्टेंस की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, उनको भेजना है, मंगाना है, लाना है। अगर ताकतवर देश नहीं है हम लोग का, अगर टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं है, अगर रक्षा तंत्र के मामले में अगर मजबूत नहीं, तो इस प्रकार से क्या होता है, कई प्रकार के एस्पेक्ट से क्या करते हैं हम लोग, एक राष्ट्र जो होता है दूसरे राष्ट्र से ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो विदेशी संबंध उनको बनाना ही पड़ता है, ताकि वो उन राष्ट्रीय हितों को, अपने राष्ट्र के हित में, वो उन सभी उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसी में भाई जाहिर सी बात है, भारतवर्ष भी जो देश है, उसे भी विदेश नीति की जरूरत पड़ी, ठीक है ना? ये पॉइंट जो एडिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत की जो विदेश नीति है। और देखिए, प्रश्न जो होता है एडिशन 7 तो आप लोग का जानते हैं कि मॉडल पेपर बनता है, और घूम फिर कर जो प्रश्न है वो पूछना ही है, आना जाना ही है। देखिए, दूसरा जो हेडिंग बनेगा महत्वपूर्ण आप लोगों का, देखिए डिस्कशन, मैं इस प्रकार से सेशन का आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि ये दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण, दीर्घ उत्तरी हैं, लघु उत्तरी हैं, अति लघु उत्तरी हैं, बहुविकल्पी हैं। अगर आप लोग पूरा सेशन को देखते हैं, इसमें से छोटे जो प्रश्न होंगे वो पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैंने पहला ही देखिए पूछा नीति आयोग, तो नीति आयोग कब लागू हुआ, ये देखिए नीति आयोग की सिफारिशें कब आई थी, नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। अति लघु में बिल्कुल पूछ सकता है वो प्रश्न आप लोगों से। तो पूरा सेशन में ड्यूरेशन से यदि आप बने रहते हैं, तो पूरा का पूरा आप लोगों का पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। क्या? अति लघु, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी। चलिए, भारत की विदेश नीति का जो हम लोग का अगला हेडिंग बनेगा, तो भारत की विदेश नीति के क्या सिद्धांत थे और किन सिद्धांतों के उद्देश्य से इसे बनाया गया था, इस पर हम लोग बातें करते हैं। देखिए, पंचशील या 5 गुण, जिन पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को। और बता दीजिए डिस्टेंस के 1954 बताइए प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल यही बताइए, जो आप सोच रहे हैं वही है प्रधानमंत्री, कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप बोलिए कि वो कौन है। पंचशील या 5 गुण, जिन पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए, जो औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बती क्षेत्र के बीच व्यापार पर समझौते को लेकर प्रतिपादित किया गया था, और बाद में विश्व स्तर पर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के आधार के रूप में कार्य करने के लिए विकसित हुआ। और ये 5 सिद्धांत जो हैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, महत्वपूर्ण रूप से जो बात आई किसके साथ, भारत चीन के बीच में जो व्यापार किया गया, तिब्बती क्षेत्र के बीच जो व्यापार था, तिब्बती क्षेत्रों से जो होने वाले व्यापार थे, और भारत और चीन के मध्य ये मुख्य रूप से था, ठीक ना? और तभी ये चीज़ें बातें निकल कर सामने आई थी, ये पंचशील की बातें या 5 गुणों की बातें। तो आइए, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, किनको जोड़ा गया था, ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग बातें करेंगे।
पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, भिंडी जी सर जाना कहाँ। तो फटाक से रिलेशंस खुद भी बने रहिए और दूसरे विद्यार्थियों को भी इस चैनल से फटाफट जोड़ते रहिए। क्लास 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, और 12th के किसी भी साइड के बच्चे हो रिलेशंस, उनको बता दीजिए कि यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर बनना है तो डीजे सर चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए सिद्धांत कौन कौन से थे। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें जोड़ा गया, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की बातें करना। ठीक है, पहला जो महत्वपूर्ण बात आया डिस्टेंस क्या आया यहाँ पर, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान बनाए रखना। जो जैसे कहा गया, जो जिसका है उस पर कार्य करने दीजिए। अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की बातें कहा गया, ये चीज जोड़ा गया विधि स्थिति में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जोड़ी गई इसमें, परस्पर गैर हस्तक्षेप। ठीक है, अब ये नहीं कि बेवजह दूसरे में जाके उलझ जाएं, परस्पर गैर हस्तक्षेप रहे, परस्पर गैर आक्रामकता रहे। ठीक है, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो रही इसमें, समानता और पारस्परिक लाभ की बात किया गया। समानता भी रहे उसमें, और जो पारस्परिक लाभ है, ऐसा नहीं कि केवल उसमें मेरा लाभ हो गया उनका लाभ नहीं हुआ, तो मतलब पारस्परिक लाभ हो। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का। अगर कहा जाए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत देश की, भारत भूमि की विशेषता रही है। भारत ये हमेशा शांति चाहता है, शांति का यहाँ प्रयास हमेशा किया था। देखिए यहाँ पर जो अभी यूक्रेन और जो रूस का ये वर्तमान युद्ध चल रहा था, उसमें भी देखिए भारत ने बार बार कहा कि नहीं, युद्ध कोई किसी चीज़ों का हल नहीं है। उधर देख रहे हैं आप, जब अमेरिका उधर लफड़ा हो गया था, उधर इराक ईरान में देखे थे उधर, तो उधर भी देखिए भारत बीच वही पड़ा, वहाँ पर भी अपने उसने विचारों को प्रस्तुत किया। तो भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में क्या करता है, अपने विचारों को रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर जोड़ी गई, जो इसमें विदेश नीति के सिद्धांत में देखा जाए। देखिए वसुधैव कुटुंबकम, बहुत ही जानदार है रेडिएशंस ये लाइन, मजा आ जाता है ये लाइनें जब सुना जाता है। तो दूसरी देखिए महत्वपूर्ण जो बातें होंगी, बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, जो पूरी पृथ्वी है, पूरी धरातल जो है, पूरा विश्व जो है, विश्व क्या है, एक परिवार है। क्या एडिशंस, एक परिवार है। इससे संबंधित है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा। सबका साथ, जैसे सुनते हैं आप लोग ना स्लोगन, जैसे यहाँ पर शिक्षा में जोड़ा गया था, सबका साथ सबका विकास, सब पढ़ें और सब बढ़ें। तो जाहिर सी बात है, सब तो पढ़ते नहीं हैं तो सब बढ़ेंगे कहाँ से, समस्या ये होती है। तो ड्यूरेशन सब पढ़ें और सब बढ़ें, सब पढ़ें तो सभी जब पढ़ेंगे तभी सभी बढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों के ऊपर भी यही फार्मूला लागू होता है। तो आप भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी आप लोगों के पास समय नहीं है, एकदम भी नहीं है। तो पहली तो महत्वपूर्ण बात ये हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात पर हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो भारत विश्व व्यापार व्यवस्था की बात हो गई, जलवायु परिवर्तन की बात हो गई। देखिए ये तो हमेशा होता रहता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जो ये सम्मेलन किया गया, वो सम्मेलन किया गया। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी क्या होता है, देखते हैं हमेशा वो नियमित तौर पर होता रहता है सम्मेलन। बौद्धिक संपदा अधिकार की बात हो गई, वैश्विक शासन की बात हो गई, जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस की बात होगी, और वैश्विक सहमति की हिमाकत करता है। तो भारत क्या करता है, हमेशा से इन सभी चीज़ों पर जो है अपने विचार भी खुलकर वो रखता है कि नहीं, हाँ वास्तव में ये चीज़ें गलत है। अगर आतंकवाद है तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर भी सभी लोगों को मिलजुल कर वो राष्ट्रों से ये इस बात को के लिए वो सभी को प्रेरित करता है, भारतवर्ष जो देश है। जलवायु परिवर्तन पर भी रिलेशन देखिए क्या है, भारत जो है बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान अपना निभाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बात हो गया, चाहे वैश्विक शासन की बात हो गई, ऐसे बहुत से जो आयाम होते हैं उस पर वैश्विक बहस और वैश्विक सहमति में जो होता है वो बढ़ चढ़कर भारतवर्ष जो है वो शामिल होता है। और भारतवर्ष की ये बनाई भी गई है, विदेश नीति के सिद्धांतों में इसे शामिल भी किया गया कि नहीं, हाँ भारत जो है अपने वक्तव्य को रख सकता है। ठीक है डिस्टेंस, ये जो बातें होती हैं तो केवल फर्जी इसी तरह नहीं होती हैं, मतलब उनके पीछे तथ्य होता है, तथ्यों पर लेकर बातें की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। चौथा देखिए पॉइंट क्या है, निर्णय लेने और सामरिक स्वायत्तता की स्वतंत्रता भारत की विदेश नीति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार भारत क्या होता है, साझेदारी में विश्वास करता है और गठबंधनों, विशेष रूप से सैन्य गठबंधन, उसे दूर हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, विश्वास रखता है भारत, साझेदारी में भी मुख्य रूप से वो भूमिका निभाता है अपना। और मैंने पहले ही बताया अपना कि सबका साथ और सबका विकास, जो मैंने वो लाइन लिखा हुआ था वो एकदम जानदार बातें थी।
चलिए डिस्कशन हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन अब आ रहा है धीरे धीरे। आप सभी लोगों के नियर थोड़ा सा करना पड़ेगा आप सभी लोगों को अपने पढ़ाइयों में भी केयर। तो ये तभी शायद सिद्ध होगा डिस्कशन, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी जब आप रेगुलरली स्टडी करेंगे और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। तो पूरी ईमानदारी के साथ डिस्कशन करिए, और आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए इतनी परिश्रम हो रही है, जो महत्वपूर्ण रूप से कंटेंट बनाया जा रहा है, जो हमारे टीम वर्क मिलकर आप लोगों के लिए इतना संघर्ष करते हैं, तो इनकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इस चैनल को आप एक आयाम तक पहुंचाएंगे, एक बड़े पहचान के रूप में इस चैनल को आप सामने लाएंगे, जिसका नाम है डीजे सर। तो वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को अदर सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, महामैराथन के मिलेंगे, लंबे लंबे लेक्चर मिलेंगे आप लोगों को। तो भरपूर लाभ उठाइए और फटाफट इसे डिस्क्रिप्शन एकदम आग की तरह फैला दीजिए। पहला तो इस चैनल का हेल्प आप लोग को यही करना है, ताकि डिस्क्रिप्शन जो कंटेंट बन रहा है आप लोग को इतने परिश्रम से, इतने संघर्ष के साथ, तो उसका मतलब एक सही सार्थक अर्थ निकल कर सामने आए, ठीक है। तभी आनंद आएगा डिस्कशन, तभी और भी मजा आएगा। अभी बहुत ही मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक से बढ़कर एक कंटेंट बाकी हैं आप लोग के अदर सब्जेक्ट के भी। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख तनाव के कारण, देखिए डिस्कशन क्या ये प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, एकदम लाजवाब है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, देखिए दक्षिण एशिया में अगर कहा जाए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, तो किसी के साथ रिलेशन जो होता है जल्दी नहीं पूछता है भारत का इस राष्ट्र के साथ क्या है, विवाद है, क्या है, मित्रता है, कैसी है, क्या है, नहीं डिस्कशन करता है जितना भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बारे में पूछता है। और करंट में जानते भी है कि माहौल गड़बड़ है, माहौल गड़बड़ चल रहा है, ये सिचुएशन सही नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख तनाव केरला में कौन कौन से हैं, क्या क्या बातें सामने निकल कर आई हैं, क्या क्या पहले से भी रह चुकी हैं, तो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्कशंस। और ये प्रश्न जो है आप लोगों का दीर्घ उत्तरी में भी बन सकता है, लघु उत्तरी में बन सकता है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन आप लोगों का किया जाएगा पूरा एकदम लाजवाब तरीके से किया जाएगा। देखिए बात करते हैं हम लोग भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। तो हमेशा से ही रिलेशंस क्या हुआ है, ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए, चाहे राजनीतिक तौर पर देखा जाए, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जानते हैं कि जो रेखा खींचा गया है वो रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच में जो खींचा गया है वो मैकमोहन रेखा है ना। और ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से क्या होता है, तनाव हमेशा बने रहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर रिलेशंस बहुत बड़े लेवल पर फायदा जो होता है वो और भी कंट्रियां इसका उठाती हैं। ये जब इस पर कभी डिस्कशन होगा अच्छे से और तो बहुत समझ में आएगा, बहुत सी चीज़। देखिए अभी खुद ही आप लोग डिस्कस निकाल के देंगे, या तो कमेंट में बताएं कि हाँ वास्तव में सर भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव में कैसे कंट्रियों का फायदा हो रहा है। इन देशों में इस रिश्ते का मूल वजह भारत के विभाजन को देखा जाता है। भारत का देखिए विभाजन हो गया, जब यहाँ पर माउंटबेटन योजना आया था उसके आधार पर क्या आया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जब आई थी ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ था, जब देश का बंटवारा हो गया था, जिसमें मुस्लिम लीग और यहाँ पर कांग्रेस की बात हुई थी। मुस्लिम लीग की जो जिद पना था वहाँ पर, और एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, तो ये सभी चीज़ें बाहर निकल कर आई, सामने निकल कर आई। तो मूल वजह क्या है, भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद क्या होता है, इन दोनों देशों के आज तक उलझाए हैं, और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं, कई बार हो चुके हैं डिस्कशंस। जो सैनिक समझौते के बारे में बात करें, 1900 अगर देखा जाए 65 में, 1971 की बात हो गई, 1999 की बात हो गई, या तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ, क्या हुआ। तो मतलब माहौल जो रहता है डिस्कशंस हमेशा विवादों में बना रहता है। तो आइए वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं डिस्कशंस, जो करंट में भी हैं, जिससे कि करंट में भी प्रभावित कर रहे हैं ये सभी मुद्दे, तो उन सभी मुद्दों पर हम लोग पॉइंट वाइज बातें करेंगे यहाँ पर। और जो भी शामिल किया गया हेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ इस तनाव की प्रमुख वजह है। देखिए कश्मीर आतंकवादी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। कश्मीर आतंकवादी से भारत जो होता है, भारतीय जो सैनिक होते हैं, जितना पाकिस्तान के सैनिकों से परेशान नहीं रहते हैं, बल्कि उनके आतंकवादियों से ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो रहते हैं मुख्य रूप से, इनके सैनिक ज़्यादा उतना प्रभावित नहीं करते हैं मुख्य रूप से। अगर देखा जाए तो इनके सैनिक तो मान लीजिए जो हैं अपनी जगह पर वो हैं, लेकिन कश्मीर में क्या होता है, आतंकवादियों के रूप में ये वहाँ पर ज़्यादा घुसपैठ जो होता है वो तनाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। और ये भारत को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और डिस्टेंस भारत का कितना पैसा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लिए, जम्मू कश्मीर की व्यवस्था के लिए
समझ लीजिए उसका बहुत बड़ा जो अमाउंट होता है भारत का, वो कश्मीर पर ही केवल क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। अगर वो उस पैसे को अगर अदर स्टेट में अगर वो यूज़ किया जाए तो समझ लीजिए बहुत तेज़ी से और भारत प्रोग्रेस करे, बहुत तेज़ी से विकास हो और भी बड़े पैमाने पर। लेकिन वो भी वहाँ पर वहाँ वो जो है वो सम्मान की लड़ाई है, शान की लड़ाई है। तो सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख तनाव के कारणों में हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। और डिस्टेंस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाइलाइटेड है। भारत चीन पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी। आप लोग के लिए अगर इच्छा रहेगी आप लोग की तो मैं फिर से आप लोग के साथ डिस्कशन कर दूंगा। दोनों की दोनों हेडिंगें इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी न किसी का पूछता जरूर है। ठीक है। भारत के विभाजन में नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है। देखिए नदी जल बंटवारे लगभग क्या है, जैसे सभी नदियों जैसे देखिए सिंधु जो होता है इसमें क्या है, सेंटर में उद्गम है। सिंधु की बात करें हम लोग, चाहे चीनाब की बात करें, देखिए सतलज की बात करें, ब्यास की बात करें, रावी की बात करें, पानी जो है भारत से होकर गुजरता है, जो तनाव का प्रमुख कारण बनता है। अगर भारत देश केवल पानी देना ही बंद कर दे अपना पूरा का पूरा ना, तो समझ लीजिए हालत खराब हो जाएगी एकदम। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। तो विभाजन के समय देखिए नदियों का ये महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट क्या है, विवाद का सबसे बड़ा कारण जो है कश्मीर है। देखिए बार-बार मैं एक डायलॉग आप लोग सुने होंगे, दूध माँगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर माँगोगे तो चीर देंगे। बड़ा ही जानदार था डिविशंस। आइए फटाक से सभी लोग कम इसी जो ये जो मैंने बताया आप लोग को इसको लिखिएगा फटाक से सभी लोग। देखते हैं डिविशंस कितने हैं जो इस चीज़ को लिखते हैं। दूध माँगोगे तो क्या देंगे? खीर देंगे, कश्मीर माँगोगे तो क्या कर देंगे? चीर देंगे। ये बड़ा ही खतरनाक था डायलॉग। विवाद का सबसे बड़ा कारण देखिए कश्मीर है, जिसमें कि पाकिस्तान के नियंत्रण में भारत में जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के नियंत्रण में क्या डिस्टेंस जम्मू और कश्मीर का एक विशेष रूप से जो हिस्सा है, वो चला गया है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। और पाकिस्तान में भारतीय कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यह समस्या दोनों देशों के बीच जो है मुख्य मुद्दे में से एक रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य मुद्दा के रूप में रही है। और पहले ही जानते हैं कि जब भारत का विभाजन किया गया था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है वर्तमान में पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो है वर्तमान में बांग्लादेश है। तो भारत का क्या उसमें था, मुक्ति संगठन था, क्या था वहाँ पर, कैसे किया गया, तो वहाँ पर बड़ा अत्याचार जुल्म हुए बांग्लादेशियों जो पूर्वी पाकिस्तान, तो कैसे सपोर्ट करके भारत के सपोर्ट से वहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो टॉपिक है। कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्कशन के बारे में, तो मैं पूरा डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कशन करूँगा कि हाँ वास्तव में भारत की का उसमें शामिल होना कितना सार्थकता था, कितना ज़रूरी था। यही देखिए हिस्सा यहाँ पर भी है कि कश्मीर भारतवर्ष का हिस्सा है, तो पाकिस्तान के दिमाग में ये कहीं ना कहीं से लगता है कि हम कश्मीर के हिस्से को क्या कर देंगे, इस हिस्से को वो अलग कर देंगे या तो खुद में मिला लेंगे, तो जिसकी वजह से तनाव बना रहता है। और पहला तो पानी का आपने देखा ही। देखिए चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है एडिशन, चौथा देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, पाकिस्तान ने चीन को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित में सड़क का इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी है। तो ये भी देखिए एक इम्पॉइंट है, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो तो जानते हैं कि खुलकर सामने वो भी नहीं आता है, वो मुख्य रूप से क्या करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट इसमें ज़्यादा लेता है। तो चीन जो होता है, चीन क्या है, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है एक तरीके से। पाकिस्तान तो समझ लीजिए ज़्यादा विशेष कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पर कुछ, समझ लीजिए चीन ही उसको पाल रहा है एक तरीके से। और चीन अगर थोड़ा सा भी अपना प्रयास कर जाए तो वो पाकिस्तान को समझ लीजिए अपने कब्जे में एकदम आसानी से ले सकता है, क्योंकि बहुत सा सपोर्टिंग जो है चीन से पाकिस्तान को नियमित तौर पर मिलता आता है। तो पाकिस्तान ने चीन को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित में सड़क का इस्तेमाल करने का इजाज़त दे दिया, जो कहीं न कहीं से प्रमुख तनाव कारण बना कि भाई इजाज़त मिल रहा है तो इसका ये दुरुपयोग करेंगे लोग। आतंकवादी संगठन की बात होगी, ये और तो बड़े पैमाने पर एक्टिव होंगे और बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे। ठीक है ना, ऐसे तमाम बातें निकल कर आई। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में हम लोग जब बढ़ते हैं डिविशंस, यहाँ पर देखिए तो 5वां पॉइंट क्या था यहाँ पर, विवाद जो था गंगा के पानी के इस्तेमाल और फरक्का बांध के निर्माण को लेकर भी हुआ था। यानी फरक्का बांध का निर्माण जब हुआ था तो उस समय विवाद भी हुआ, और गंगा नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी जो विवाद है, ये भी कहीं न कहीं से सेंटर में हमेशा से रहा है। ठीक है? ये प्रश्न जो है डिविशंस बहुत ही बढ़कर हैं, एक से बढ़कर एक हैं। और किसी बड़े एग्ज़ाम की अगर आप तैयारियाँ करेंगे डिविशंस, तो वहाँ पर भी ये जो यहाँ से प्रश्न होंगे आप लोगों को निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित अवश्य करेंगे, क्योंकि डिविशंस सेशन में जो प्रश्नों को शामिल किया गया है, वो इसका जो लक्ष्य है वो एक बड़े उद्देश्य के साथ आज का ये सेशन है। ठीक है, और ये एक बड़े महामैराथन की ओर पहुँचेगा डिविशंस हम लोग का आज का जो लेक्चर है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना
अब की बार बोर्ड पर वार, अब की बार बोर्ड पर वार, क्योंकि याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब है आपकी बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर बनने की। तो टॉपर तभी बनेंगे डियर स्टूडेंट्स जब उसके पीछे आप अपना एक विशेष समर्पण देंगे, ठीक है। अगर सेशन डियर स्टूडेंट्स आप लोग को लंबा लग रहा है, आधे घंटे का हो गया लमसम, तो यदि आप लोग को लंबा लेक्चर लगता है तो आप इस वीडियो को रोक भी सकते हैं, फिर आप देख लीजिएगा इसके आगे। लेकिन मैं तो यहाँ पर कंटेंट को जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो डिस्कस एक आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ें भी एक पॉजिटिविटी चीज़ सीखने को मिलेगी कि जब लेक्चर कोई व्यक्ति जो है, कोई कंटेंट व्यक्ति अपना प्रोवाइड करा सकता है आप लोग को 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का, सवा घंटे का या 1 डेढ़ घंटे का अगर तैयार करा रहा है, तो जब टीचर करा सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? और इतने आसान तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को चीज़ें जब मिल रही हैं, तो भरपूर तरीके से आप उसको देखिए। एक बार देखिए, थक जाते हैं तो उसको 2 बार, 1 बार के बाद फिर उसको देखिए, लेकिन पूरा देखना है आप लोगों को लेसन्स। यदि भरपूर इसका लाभ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को तो कंटेंट पूरा देखना ही पड़ेगा। और देखिए, प्रश्न मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ, इंटरवल मैं आप लोगों का कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर जानदार है। प्रश्न यहाँ पर जानदार है, बोर्ड एग्जामिनेशन ज़्यादा दूर भी नहीं है, और ये प्रश्नों का जो सीरीज है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिगुत्री, लघुत्री, अति लघुत्री, बहुविकल्पी। अब आप ये मत कहिएगा कि इसमें इसको शामिल किया गया, उसको नहीं शामिल किया गया। मैंने इस प्रकार से सेशन को लिया एडिशंस यहाँ पर कि आप लोगों का समझ लीजिए हेल्प ही करेगा ये। तो भारत में आपातकाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, भारत में आपातकाल। अब बताइए, क्या ये प्रश्न में पेपर में नहीं पूछता है आप लोग के? निश्चित तौर पर पूछता है एडिशंस। क्या एमपी वाले विद्यार्थी जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, जो उत्तराखंड वाले विद्यार्थी हैं वो भी जाकर बताएं। यूपी बोर्ड के लिए तो समझ लीजिए महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ही। उसके अलावा बिहार बोर्ड के जो बच्चे हो गए वो सभी जाकर देखिए आप लोग अपने पेपर को, फिर आप आकर हम लोग का तब आके इस सेशन को देखिएगा, ठीक है डिस्टेंस। लेकिन आप लोग एक बार स्टेब्लिश देख रहे हैं हाँ वास्तव में चीज़ें कैसी हो रही हैं। देखिए, भारत में आपातकालीन की बात करें हम लोग करें तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि, याद रखिए एडिशंस, 25 जून 1975 कब लागू किया गया था, लगाया गया था, तो 25 जून 1975 को, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी पूछा गया है। 21 महीने की अवधि के लिए भारत में आपातकाल लगा था। कितने महीने के लिए एडिशंस? 21 महीने के लिए। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352, देखिए ये भी पूछ देता है कि जो आपातकाल लगाया गया था वो किस धारा के तहत लगाया गया था, तो धारा कौन सा था? 352 था। अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। अलोकतांत्रिक काल का मतलब हो गया अब उसमें आप लोग का जो लोकतंत्र है वो छीन लिया गया। जैसे यहाँ पर जो जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद 2-3 महीने का जो कर्फ्यू लगा था वो पिछवाड़ा है, वो लोग पटक पटक के सब मार रहे थे पुलिसों को। देखे आप इनका कितनी जगहों पर देखे, स्वयंसेवक संघ वालों को देखा, और मतलब जितने भी यहाँ पर मतलब सुविधाओं सुरक्षाओं के लिए, तो कोरोना काल में जब देखे थे तो कितनी पिटाई कहाँ पर कहाँ किसकी हो रही थी, नहीं। तो अब उस समय हम लोग ये नहीं कर सकते थे कि हम तो लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं, राष्ट्र में रह रहे हैं, हम घूमे चाहे बाहर घूमे घूमे इधर घूमे उधर घूमे, हमें कौन छुएगा, कोई बोलने वाला ऐसा नहीं था। जिसको देख रहे थे वो उसको वहीं पर रगड़ दे रहे थे लोग। तो भारत में आपातकाल देखिए कब लागू हुआ, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, और ये याद रखिए 21 महीने का था। और ये प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में लगाया गया था, और राष्ट्रपति जो उस समय थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये थे। और धारा किसके अंतर्गत लगाया गया था? धारा 352 के अंतर्गत लगाया गया था, ठीक है। और मुख्य रूप से जो बहुत ये आंतरिक अशांति के रूप में कहा गया था, बहुत पुराने लोग रहते पूर्णिया और यहाँ के पास आप पूछेंगे तो ये कहा था कि बड़े पैमाने पे इसमें नसबंदी वगैरह भी हो रहा था, ये वो क्या क्या चीज़ें तमाम जो बातें निकल कर सामने आती हैं, और भी बातें होती हैं उसमें। आपातकाल की आवश्यकता देखिए क्या था, क्या मैं देखिए इसलिए मैंने देखिए इस बात को भी शामिल कर लिया है आप लोगों का दीर्घोत्तरी में कि आपातकाल की आवश्यकता की पड़ी क्यों, क्या ज़रूरत था। देखिए, संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखकर की थी जिसमें देश की क्या हो, एकता की बात हो गया, अखंडता की बात हो गया, सुरक्षा जो है वहाँ का वो खतरे में है। इसको ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जिसके तहत क्या होता है, केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सकती है। इसको हम लोग आपातकाल की बात करते हैं, ठीक है। और एक काम
डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग को एक काम मैं दे रहा हूँ कि आपातकाल जो है, वो किस आपातकाल का जो प्रावधान है, वो किस देश के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है? प्रश्न को ध्यान सुन लीजिए एक बार फिर से, कमेंट बॉक्स में जाइए, उत्तर दीजिए कि जो आपातकाल को जोड़ा गया है, तो वो किस राष्ट्र के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर फ्रेंड्स और एकदम सरल है। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोग को बता रखा है। अब इससे ये पता चलेगा कि आप लोग वाक़ई में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि मैं दीर्घ उत्तरी के साथ-साथ देखिए अति लघु, लघु उत्तरी, बहुविकल्पीय मतलब पूरा का पूरा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्नों का तो अब देखिए आ गए हमारे ये वन लाइनर प्रश्न जो हो गए, या तो जिसे हम लोग बहुविकल्पी भी कह सकते हैं, अति लघु भी कह सकते हैं, तो आइए उस पर भी कुछ बातें कर लें हम लोग। पहला देखिए प्रश्न क्या है, किन 2 रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ? प्रश्न ध्यान सुनिए, किन 2 रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ? तो डिस्टेंस वो थे हैदराबाद और कश्मीर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बताइए क्या है ये? कितना जानदार प्रश्न है ये। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब था पारित हुआ था? सन 1956 में। डिस्टेंस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? आर्थिक प्रणाली ना, देखिए साम्यवादी आर्थिक प्रणाली की बात हो गई या पूंजीवादी की बात हो गई। तो पूंजीवादी पर जानते हैं कि अमेरिका काम करता है, अमेरिका राष्ट्र जो मुख्य रूप से हो गया, और इधर साम्यवादी के रूप में अगर देखा जाता है तो रूस या रसिया की बात करते हैं, तो इसलिए इनके समर्थक जो देश हो गए हैं वहाँ पर होता है। भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत जो है वर्क करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की हम लोग बढ़ रहे हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और देखिए मैंने यहाँ पर इससे पहले भी दीर्घ उत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का डिस्टेंस नागरिक शास्त्र में लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो दीर्घ उत्तरी का पूरा उसमें मैंने पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का ही डिस्कशन किया है। उसमें मैंने जो भी 4-5 प्रश्नों को शामिल किया, सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और वो लेक्चर लमसम हमारा जो था वो लगभग 1 घंटे से कुछ 1 घंटे 4 या 5 मिनट का है लमसम, और लेकिन बहुत बेनिफिशियल है डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए वो लाभदायक लेक्चर है। तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित ज़रूर कीजिए। क्योंकि डिस्टेंस याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं तो वीडियो को शेयर करना आप लोगों का एक बहुत ही परम कर्तव्य भी है डिस्टेंस, तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो सन 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध ने किस नए देश को जन्म दिया? देखिए बांग्लादेश को जन्म दिया। डिस्कस मैंने पहले ही बताया, अभी देखिए वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद कर रहा, तो देखिए बांग्लादेश का हुआ। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 1971 में हुआ था ना। और देखिए यहाँ पर आज मैं 2 दिसंबर को ये लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, और 3 दिसंबर को था जो था मुख्य रूप से भारत जो था वो पाकिस्तान जो था वो खुलकर भारत पर हमला किया था। फिर 4 ही तारीख को जो आप लोग को बॉर्डर वाली मूवी देखने को मिलती है ना, बॉर्डर वाली पिक्चर जो है, वो युद्ध समरी एडिशन उसी बेस पर बनाया गया है। बहुत ही जानदार वो था, वो जो बॉर्डर वाली मूवी आप लोग देखे हैं तो वो उसी बेस पर बनाया गया था, उसी समय का वो दृश्य है। 71 वाली लड़ाई का ही है वो, जिसमें वो कुलदीप करके थे, कुलदीप सिंह नागर के कौन थे, वही उस समय मेजर थे जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण उस युद्ध को लड़ा था 120 बटालियन को लेकर। उतने बड़े बटालियन को वो रोके थे रात भर के लिए, और उनका टैंक वैंक उड़ा दिए थे लोग। बड़ा जानदार था वो घटना दृश्य। और भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी है, भारतीय जो सेना है, उन्होंने अपनी वीरता को किस प्रकार से परिचय दिया था डिस्टेंस उस युद्ध में, वो बॉर्डर मूवी में आप लोग को एकदम अच्छे से दिख जाएगा। और ये रियलिटी में भी वही चीज़ हुआ है, सच्चाई में भी वो चीज़ हुआ था कि वहाँ वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोग लड़े थे। और ये आप गिनीज बुक में ही जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था डिस्टेंस, आज तक कभी उतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को जो है बंदी किसी राष्ट्र ने नहीं बनाया जितना कि 3,000 जीवित सैनिकों को बनाने वाला जो एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। तो ये भारत के सैनिकों की विशेषता ही है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानदार बातें थी मैंने जो आप लोग को बताई अभी। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न तो बहुत अगले हम लोग के बहुविकल्पी की बातें चल रही हैं, अतिलघु की बातें चल रही हैं। प्रमुख लक्षण कौन है? भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण कौन कौन हैं, कौन कौन से? देखिए पहला हो गया आप लोग का गुट निरपेक्षता, मैंने अच्छे से पढ़ाया एकदम। पंचशील के सिद्धांत में आस्था, देखिए पंचशील का कौन कौन सिद्धांत था, मैंने अच्छे से बताया आप लोगों को। तीसरा क्या है? समस्त राष्ट्र में मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब है
भारत, भूटान, नेपाल हो गया, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, ये सभी जो राष्ट्र हैं वो देखिए उन सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। डिस्टेंस भारत निश्चित तौर पर, नियमित तौर पर हमेशा सपोर्ट करता आया है। और यहाँ पर देखिए समस्त राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। रंग भेद नीति का विरोध, तो रंग भेद का जैसे कहा गया, गोरे काले का जो भेद नहीं, गाना आपने सुना है ना, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। विश्व शांति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग, विश्व शांति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो इम्पॉर्टेंट है। गोरे काले का भेद वाला जो गाना बड़ा जानदार है। डिस्टेंस हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, बड़ा मजेदार वो गाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये तो आप लोग कहेंगे डी सर ज्ञान की पुंगी के साथ साथ लग रहे हैं, गाना भी बजाने लगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। लाहौर घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए डिस्टेंस, ये प्रश्न जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में मैंने इस प्रश्न को देखा है। कुछ ऐसे प्रश्न भी कभी कभी घूम फिर कर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि रहते तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट के तौर पर अगर आ गए तो घूम फिर कर आ जाते हैं कभी कभी, अगर बहुत एग्जामिनर टेढ़ा पेपर बनाया जाता है तो लाहौर घोषणा पत्र क्या था? ये डिस्टेंस 1999 में आया हुआ था, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मकसद था दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता। लाहौर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप जान ही गए पाकिस्तान को जोड़ा जाएगा इसमें, और भारतवर्ष के बारे में, भारत को में पढ़ रहे हैं आप भारतीय सिलेबस में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और पाकिस्तान की बात के बीच की बात हो रही है यहाँ पर। बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के अलावा वहाँ रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि था। घोषणा पत्र के मुताबिक दोनों देश इस बात पर राजी थे कि टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का विकास और महत्वपूर्ण सहयोग जो होगा दोनों ही देशों के हित में सहायक सिद्ध होगा। देखिए ये जो बातें थी इन्हीं बेस पर की गई थी, हालांकि बहुत विशेष कुछ बातें नहीं हैं। इन बातों पर समझौता जब भी कहीं विवाद होता है, महत्वपूर्ण बातें होती है, तो ये ऐसे ही विवादों का निपटारा ऐसी इन्हीं सभी प्राथमिकताओं पर होता है। लेकिन वो तो वक्त बताता है जबकि कितने लोग उस पर मतलब महत्वपूर्ण रूप से अपना समर्थन दिए या कितने महत्वपूर्ण रूप से उस पर अपना कार्य किए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया? प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया? 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण, देखिए क्या नाम है इनका, जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 जून 1975 को जानते हैं इसी दिन क्या हुआ था? यहाँ पर बहुत ये भी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया, किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसे ही जनता का संसद मार्च कहते हैं, ठीक है ना, जनता का संसद मार्च कहा जाता है, क्योंकि जानते हैं ये 25 जून 1975 का डेट बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? आप लोगों का जो मैंने अभी तुरंत ऊपर जो डिस्कशन किया, डिस्कशन किया किसका? आपातकाल का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे और देखते हैं प्रश्न से क्या नेक्स्ट की ओर। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? मंडल आयोग, इनका नाम पूरा याद रखिएगा पहले डिस्टेंस, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कभी कभी क्या होता है इनका पूरा नाम में पूछ देता है, तो बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं वो वहीं पर तुरंत परेशान हो जाते हैं कि अरे हम तो बीपी मंडल को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मंडल आए, मंडल के बारे में जानते हैं, लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन है? तो इनका कई बार विस्तृत नाम ही पूछा गया एग्जाम में आप लोगों के। तो मंडल आयोग ने क्या हुआ था? 1979 की बात हो रही है, ठीक है। तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था इस आयोग का गठन। इस आयोग का कार्य क्षेत्र जो था सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके बारे में उनकी पहचान करना था और उनको न्याय दिलाने का जो मुख्य रूप से इस आयोग का उद्देश्य था, जिसका नाम था मंडल आयोग। और इसके अध्यक्ष जो थे रिसेंस क्या थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे रिसेंस वो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि अध्यक्ष वगैरह को जानते हैं कि ज़्यादा पूछता है कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए जब ये बातें हो गई, जब मंडल आयोग बन गया यहाँ पर, तो मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो महत्वपूर्ण सिफारिशों को भी देख लेते हैं। इस कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कई सारी सिफारिशें की गई थी, जिसमें क्या था, जिसमें से नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में, देखिए नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। पिछड़े वर्ग को क्या करना था? आरक्षण देना था, कि कैसे उनको आरक्षण दिया जाए, कंजर्वेशन कैसे उनको मतलब दिया जाए, कैसे उनको आरक्षण मिले,
ठीक है ना, रिजर्वेशन की बात होती है, जो तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात की गई थी इस किसमें, इस रिपोर्ट, जिसका नाम था, क्या नाम था, मंडल आयोग, ठीक है ना, बिंदुश्री प्रसाद मंडल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष जी का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चंस, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और किसी का भी एग्जाम जो है पूरा याद रखा करिए, शॉर्टकट याद रखेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी बाद में पूछ लिया तो पता चला कि नहीं आया तो नंबर वगैरह कट जाता है। और छोटे प्रश्न जो होते हैं डिस्टेंस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो सॉलिड नंबर होते हैं, पूरे के पूरे आप लोग को नंबर मिलते हैं उस पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप लोग एक बेहतर तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए, एक बेहतर रणनीति के साथ जो अपनी तैयारी करिए डिस्टेंस, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, तो लग जाइए जमकर। योजना आयोग के गठन के उद्देश्य क्या थे? देखिए नीति आयोग पर तो मैंने बातें की इसी सेशन में, तो चलिए आइए योजना आयोग को भी देख लेते हैं कि योजना आयोग जो बनाई गई थी, तो योजना आयोग के महत्वपूर्ण रूप से उद्देश्य क्या थे। देखिए पहले महत्वपूर्ण अगर योजना आयोग के उद्देश्य के बारे में बात करें तो देश के संसाधनों का आकलन करना। आकलन का मतलब कि जो देश में हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसमें किन संसाधनों की अधिकता है, किन संसाधनों की कमी है, ताकि मतलब वो जो एक जो रेशियो है वो बना रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो देश के संसाधनों का आकलन करना ये एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन। योजनाएं जो बन रही हैं तो उस योजनाओं पर जो बजट निकल रहा है उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है भी तो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही से मतलब कि पूरी तरीके से हो रहा है कि नहीं, और उसका लाभ भरपूर लोग उठा पा रहे हैं कि नहीं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो बनाया गया था डिविजन्स, वो योजना आयोग था। योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक मशीनरी का भी निर्माण किया गया था। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी गई थी, पंचवर्षीय योजनाओं का भी निर्माण करना था, कि भैया चलिए देखिए ये 5 साल जो रहेगा वो इन कामों के लिए निकाल दो जा, और ये अगला जो 5 साल आएगा उसमें ये वाला काम फलाने जो है वो किया जाएगा। तो इन बेसों पर जो था वो तैयार किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न जितने भी हैं मैंने यहाँ पर शामिल किए हुए, वो सभी के सभी जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 11वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, इस पर हम लोग अब बातें करेंगे। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, प्रधानमंत्री की बात हो गई, योजना आयोग के सभी सदस्यों की बात हो गई, ठीक है, किसकी बात हो गई, योजना आयोग के सभी सदस्यों की बात हो गई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बात हो गई, संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि की बात हो गई, तथा भारत सरकार के मुख्य विभागों के कुछ मंत्री सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास में क्या होते हैं, मुख्य रूप से परिषद के मुख्य रूप से सदस्यता होती है, और वो अपने विचारों को, अपने 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 क्या करते हैं, अनुभव को, या अपना जो एक्टिविटी होता है उसको मिलकर यहाँ पर समाधान के बारे में लोग लाते हैं, और अपना अपना जो है महत्वपूर्ण रूप से जो उद्देश्य है, देखिए किसका उद्देश्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो उद्देश्य बनाए गए हैं उस पर देखते हैं हम लोग उसको। राष्ट्रीय विकास उद्देश्य, विकास के देखिए उद्देश्य क्या है, जो पहली महत्वपूर्ण बात है, मतलब जितने भी लोग हैं मिलकर क्या क्या उद्देश्य निकालते हैं, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया आप लोगों को। देखिए योजना की सहायता के लिए राष्ट्रों के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील करना, या उनको गतिशीलता प्रदान करने का जो काम होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अपनाने को प्रोत्साहित करना, ये भी कहीं ना कहीं से होता है काम महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात शामिल होती है, डिस्टेंस, देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए क्या करना, नियमित प्रयास करना, ठीक है। ये सभी के सभी जो है वो उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण रूप से शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ गए अपने 52 पेजों में 23वें पेज पर एनालिसिस। अब यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं अब अपने सेशन में 24वें यहाँ पर पेज की ओर। सेशन अभी भी हम लोग का चल रहा है डिस्टेंस कंटिन्यूसली, ठीक है। लगभग यहाँ पर 10:35 क्रॉस होने वाला है, लेकिन सेशन में लगे हुए हैं डिस्टेंस हम लोग आप लोगों के लिए अभी तक। तो डिस्टेंस से एक काम जरूर कर दिया करिए कि इसे लाइक जरूर कर दिया करिए। यदि लाइक करते हैं आप लोग तो एक उससे क्या होता है, कोई ऐसा नहीं कि उससे एक बहुत बड़ा उद्देश्य हम लोग कोई पा जा रहा है, नहीं, बस एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी चीज़ें जो है, मेरा कंटेंट है, मेरे विद्यार्थियों को पसंद आ रही है, जो मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को कंटेंट तैयार करने की। और जो डिस्टेंस उसके अलावा अगर आप लोग चैनल को शेयर करते हैं तो समझ लीजिए ये एक आप लोग का सपोर्ट मुख्य रूप से मिलता है। और सब्सक्राइब यदि कर लेते हैं तो सब्सक्राइब तो यदि आप हैं डिस्टेंस तो ये आप ही के लाभ के लिए रहेगा।
तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना लास्ट में भूल जाते हैं। तो इतना काम आप लोग को हर हाल में करना है। ये एक आप लोग का परम कर्तव्य। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हेडिंगें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। अब अगले महत्वपूर्ण लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। और रेडिएशंस याद रखिएगा आप लोगों को, यदि दूर दराज के हैं, किस राज्य से कौन पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, किस स्टेट से कौन से बच्चे हैं, किस जिले से कौन से बच्चे हैं, यूपी के किस जिले में कहाँ पर से हैं, तो आप लोग भाई जैसे ऑफलाइन में तो तुरंत आप लोग का सामना होता है, लेकिन ऑनलाइन में तो चीज़ें अजीब होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी अपनी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, बस केवल और केवल एक काम करके, इसे अपने क्लासमेट पर भरपूर मात्रा में शेयर करके। और यूट्यूब पर आप लोग को लगभग घंटे-घंटे का, सवा-सवा घंटे का, डेढ़-डेढ़ घंटे का लेक्चर मिल रहा है कंटेंट का, और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ निकाल कर, तो ये समझ लीजिए आप लोग के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। ठीक है ना? तो खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए लिसनर्स। ठीक है ना? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और पूरे पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर में इस चैनल को पहुंचा दीजिए। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th और 12th में के हर घर घर में पहुंचना चाहिए लिसनर्स। ये आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है। तो इसे स्वीकार कीजिए, इस पर जो काम है उस पर ज़रूर कीजिएगा। राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता देने का क्या प्रावधान है? राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता देने का क्या प्रावधान है? देखिए, कुछ प्रावधान हैं जो महत्वपूर्ण रूप से बनाए गए हैं। हम लोग उस पर बातें करेंगे। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई दल राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% वो जो वोट है वो प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसने क्या किया है, संबंधित राज्य में 2 सीटें पाई हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल होगा, क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता उसको आसानी से देने का प्रावधान रहेगा। यानी उसको वो प्रावधान जो होगा वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? उसमें कोई बाध्यता या कोई विशेष रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हो गई यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण, देखिए इसमें बात क्या शामिल किया जाता है डिविजन्स यहाँ पर, यदि राज्य की लोकसभा के लिए कुल आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों के 6%, देखिए ये 6% वाला बात याद रखिएगा, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा के कम से कम क्या किया है, 1 सीट जरूर जीती होनी चाहिए डिविजन्स। तो अभी उसको क्या करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता, राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता जो है वो जो प्रावधान देने का है, सशर्त ये कंडीशन है, इतनी कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो उन पर प्राप्त की हो, 3% या 3 सीटें जो हों उस पर क्या प्राप्त किए हैं, वो जीत प्राप्त किए हों, तो ये सभी भी प्रावधान है कुछ बेसिक, जो कि वो अथॉरिटी देते हैं, कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं उनके। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए आप लोग का यहाँ पर दिख रहा है, यदि वह राज्य लोकसभा के लिए कुल हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल मतों का क्या 8% प्राप्त कर चुका है। 8% मतलब वोटिंग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब चलिए आइए बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहा है आप लोग को, भारत विभाजन के प्रमुख कारण। भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? तो चलिए बात करते हैं यहाँ से हम लोग। देखिए डिस्टेंस, ये भी प्रश्न जो है वो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ठीक है ना? भारतीय विभाजन के प्रमुख कारण, देखिए 1-2 कारण तो कोई है नहीं विशेष रूप से अगर देखा जाए तो। हाँ, किसी को ये कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण है या विशेष रूप से इसने प्रभावित किया है, लेकिन कारणें तो बहुत सी होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो भारत विभाजन का विरोध कर रहे थे और इसकी अखंडता एवं एकता के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, भारत विभाजन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और इसकी अखंडता एवं एकता के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। मतलब एक तरीके से देखा है तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। गांधी जी ने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण उनकी लाश पर होगा, फिर भी भारत का विभाजन होकर ही रहा। देखिए, एक वक्त ऐसा भी था कि गांधी जी जो थे वो किसी को भी कुछ कहते थे तो गांधी जी मतलब कितने बड़े ब्रांड थे। मतलब किसी को बोल दिए कि भैया कोई उधर नहीं जाएगा, कोई इधर, मतलब इतने बड़े लीडर के रूप में, लेकिन इस विभाजन को महात्मा गांधी जी भी नहीं रोक पाए होने से। तो परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं जिसमें कि व्यक्ति जो होता है वो लाचार हो जाता है और सब कुछ करने चाह के भी वो नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, कारण क्या क्या है, कुछ विचारक क्या होते हैं जिससे जिन्ना को भारत के विभाजन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी मानते हैं। देखिए कुछ हद तक कहना सही भी होगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है तो वो महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं कि हाँ बेस में है, ये सेंटर पे रखे जाते हैं कि हाँ महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार के रूप में। यह बात एक सीमा तक ठीक भी है, जिन्ना की अडंता के कारण ही भारत विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, परंतु इसके कुछ अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से भारत का विभाजन होना
अपरिहार्य हुआ। महत्वपूर्ण रूप से विभाजन के और भी कारण हैं, लेकिन जो ज्वलंत कारणों में देखा जाए तो कुछ ये सभी कारण तो हैं ही, लेकिन कुछ और अन्य कारण भी थे। आइए चलिए उनको हम लोग अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से जब बातें शामिल हुई आप लोगों यहाँ पर, तो भारत विभाजन के प्रमुख कारण में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि यदि उस समय भारत का विभाजन स्वीकार न किया जाता तो देश का स्वतंत्र होना क्या था, असंभव था। क्या था? असंभव था। अतः परिस्थितियों से विवश होकर ही कांग्रेस के नेताओं ने भारत विभाजन के साथ स्वतंत्रता का प्राप्त करना स्वीकार किया। चलो भैया भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो ऐसा है, पहले क्या करो भैया मेरे, चलो विभाजन, अगर तू विभाजन से मिल रहा है तुमको तो चलो कर दो। जैसे यहाँ पर सशर्त ये है, और क्योंकि हम लोग भाई समझा भी नहीं पा रहे हैं हम लोग अपनों को, तो नहीं समझा पा रहे हैं तो क्या किया जाए, तो फिर वही है। अब इस सब का प्रमाण जो एडिशंस आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर द्वापर में देखा जाए, जो बंटवारा का, वहाँ पर भी देखे हैं आप लोग बड़े पैमाने पर ना, जो विभाजन हुआ था कि नहीं, कौरव और पांडवों में देखा जाए तो विभाजन क्या बात है, लेकिन विभाजन भी नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो युद्ध कितना हुआ उन लोगों में, महाभारत का पूरा युद्ध ही हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कंटेंट में अपने आगे। देखिए प्रश्न में क्या है यहाँ पर, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत के विभाजन के प्रमुख कारण बताइए। देखिए भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, डिस्टेंस निम्नलिखित थे। पहला देखिए महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति, जिसे भारतीय जो थे वो समझ नहीं पाए। ठीक है ना, जो धार्मिक खड़ेधर्मिता में रह गए और वो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, जो अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण चाल थी और जिसमें अंग्रेज क्या थे, कामयाब भी हो गए। ठीक है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास। पारस्परिक विश्वास जानते हैं ना, किसी भी कोई भी संबंध है, कोई भी अगर रिलेशन है, कोई भी चीज़ें जब होती हैं, या किसी भी राष्ट्र का हो गया, किसी भी समुदाय का हो गया, तो विश्वास बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहा भी जाता है हर कामों के लिए। तो पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो विश्वास हो गया, और दूसरी बात होगी शक ना हो, ये बातें हो गई। और तीसरा देखिए क्या हो गया, सांप्रदायिक दंगे भी हुए। विभाजन के प्रमुख कारणों में ये भी महत्वपूर्ण कारण बन कर आए। सांप्रदायिक दंगों का दुष्प्रभाव देखने को मिला, और डिस्टेंस इन दंगों को अगर आप लोग को जानना है, देखना है, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्टेंस गदर मूवी एक बनी थी आप लोगों का, अब गदर 2 भी आने वाली है। तो सनी देओल की जो मूवी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें मिस्ता पटेल महत्वपूर्ण लीड एक्टर के एक्ट्रेस के रूप में थी, तो हीरो हीरोइन यही थे दोनों उस मूवी के। तो यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक दंगे उसमें देखने को मिले हैं। जब वो ट्रेन आई थी, ट्रेन जा रही थी वहाँ पर, तो कितना बड़े पैमाने पर हुआ था। देखिए चौथा, मैं यहाँ पर पूरा पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर दीर्घ उत्तरी में भी आप लोग को पूछे तो इस पॉइंटों को लेकर इसके अंदर मटेरियल भी आप लोग अच्छे से भर सकते हैं। एकदम हेडिंग वाइज मैंने जो समझा रखा है आप लोग को यहाँ पर। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, कांग्रेस तो था ही, उधर से मुस्लिम लीग आ गए, तो वो लोग अपना अलग से, फिर उनका तालमेल बैठा नहीं लोगों का अपना, वो भी चीज़ थी। पांचवी बात थी जिन्ना की हठधर्मिता। देखिए बात इसमें आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हठधर्मिता की भी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो ट्रेडिशन, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जब अध्ययन करेंगे आप, तो महात्मा गांधी जी ने पंडित नेहरू को कुछ समय तक समझा भी लिया था, पक्ष में ले भी लिया था। तो जिन्ना की हठधर्मिता की वजह से ये क्या हुआ, प्रॉब्लम किया डिस्टेंस यहाँ पर। और छठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आप लोग का, सत्ता के प्रति आकर्षण। तो सत्ता के प्रति आकर्षण का मतलब क्या है, जैसे जिन्ना और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो गई, तो लोगों में सत्ता के प्रति आकर्षण था, या अलग अलग तरीके से आकर्षण हम लोगों का बन गया, नहीं भैया चलो सत्ता हमको मिले, सत्ता हमको मिले। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत रिलेशंस क्या हुआ था, विभाजन हुआ था ये। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने बड़े पैमाने पर लोगों को क्या किया, प्रभावित कर दिया था। प्रभाव उसने अपना एक छाप छोड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, विभाजन के प्रमुख कारणों में ये भी एक उत्तरदायी कारणों में एक निकल कर सामने आया। ठीक है, इस पर तो बातें हो ही गई हैं डिस्कस। देखिए ये पहला लास्ट पॉइंट था आप लोग का, सत्ता के लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। तो ये पूरा का दीर्घोत्तरी में भी आप लोग से पूछे, मैंने ऑलरेडी ऊपर भी आप लोगों के साथ बातें अच्छे से किया, और यहाँ पर इस सब हेडिंगों के अंदर भी मैटर आप लोग 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में अब आगे, और यहाँ पर नागरिक शास्त्र के फिर आ जाते हैं हम लोग लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी। देखिए फिर हम लोग का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी का। और जितने भी प्रश्न एंड क्वेश्चंस वो एकदम जानदार हैं, तो फटाक से कर दीजिएगा इसे लाइक, और चैनल पर हैं तो कर दीजिएगा इसे सब्सक्राइब, और शेयर के बटन पर जाकर इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर। क्योंकि याद रखिए एडिशंस,
डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से भरपूर नंबर जो मिला है मैंने दे रखा है उसका लाभ भी उठाइए, और एक व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। डिस्टेंस देखिए, भारत द्वारा किस वर्ष दक्षिण एशिया सैटेलाइट को छोड़ा गया था? तो ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो छोड़ा गया था क्या था, वो सन आप लोगों का वर्ष 2017 में। डिस्टेंस ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं सदाबहार प्रश्नों की तरह एकदम है, और प्रत्येक वर्षों के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो होंगे ये सभी प्रश्न जो है आप लोग को लाभान्वित करेंगे। जैसे सदाबहार गाने होते हैं कुछ कि वो हमेशा ही आनंददायक होते हैं, उसी प्रकार से ये सभी जो प्रश्न हैं वो सिविक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, राजनीतिक विज्ञान के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए, ये सभी जो भी जिस नाम से आप लोग जानते हैं अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने जगहों पर, तो उन सभी जगहों पर डिस्टेंस उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1974 में। देखिए ट्रेन भी जा रही है, हॉर्न बजा रही है, वो भी कह रही है कि सेशन अब बहुत लंबा हो रहा है हम लोग का, लेकिन कोई बात नहीं, अब बस कुछ समय और आप लोग को, कुछ समय बस अब आप लोगों का और ले लिया जाएगा डिस्टेंस। और ये हम लोग इस समय लगभग 34वें पेज पर हैं, और ये टोटल हम लोग का जो सेशन है वो 52 पेज का है। भारत और चीन के मध्य जो क्या हुआ था, कब हुआ था युद्ध डिस्टेंस? तो याद रखिएगा 1962 वाला युद्ध है ये ना, याद रखिएगा, पॉपुलर ये युद्ध है, ये युद्ध भी। चलिए बढ़ते हैं, देखिए कितना जानदार प्रश्न आया डिस्टेंस आप लोग के सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कल्याण सिंह जी जो थे वो कुछ समय पहले गुजरे हुए भी हैं डिस्टेंस, तो ये प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों का। और कल्याण सिंह जो थे उसी समय मुख्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे, जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है डिस्टेंस? तो संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में कौन है? जयप्रकाश नारायण जी का नाम जो है वो लिया जाता है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है डिस्टेंस वो सब के सब आए हुए हैं, और प्रश्नों को एनालिसिस भी किया गया, तो उसमें भी ये प्रश्न पाए गए हैं। तो बिल्कुल भी ये मतलब आप लोग अपने दिमाग में पाइएगा कि नहीं ये जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 1975 यानी 25 जून 1975 को जो लगाया गया था आपातकाल, किस आधार पर लागू किया गया था? तो मैंने जैसे सभी जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आंतरिक अशांतिकरण क्या किया गया था, जो आपातकाल था वो लगाया गया था, ठीक है ना। क्या उसके पीछे वजह दिया गया था? आंतरिक अशांति को दिया गया था, ठीक है ना। लिब्राहन आयोग संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिब्राहन आयोग क्या था डिस्टेंस? तो वो था राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए जो आयोग बनाया गया था डिस्टेंस उसका नाम था लिब्राहन आयोग, ठीक है ना। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर था जो आयोग, तो लिब्राहन आयोग। और जानते हैं कि जो ये विवाद अब पूरा सुलझ भी चुका है, और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इस पर आ गया है, तो उसके तहत भी ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है डिस्टेंस। तो चीज़ों को करंट से भी जोड़कर पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न पूछ दिया जाएगा आप लोगों का जब, तो करंट से भी प्रश्नों को जोड़कर कभी कभी बनता है आप लोगों का पेपर, तो इसलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ, तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कितनी बार न जाने मैंने बताया है। सोवियत संघ और क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो डिस्टेंस याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, और ये टाइमिंग जो था डिस्टेंस 10:10 पे गिराया गया था। इसीलिए जो घड़ी में जो टाइमें होती हैं, जब भी कभी अगर बैटरी रोका जाता है तो वो 10:10 पर ही बंद की रहती है घड़ियाँ। जब जब भी हमें बंद मिलती हैं हम लोग को घड़ी की दुकानों पर, तो 10:10 पर, क्योंकि उस समय समझ लीजिए कि वैसा ही माहौल था कि पूरी दुनिया उस समय समझ लीजिए कुछ समय के लिए स्थिरता की बात आ गई थी, रुकने की बात आ गई थी, क्योंकि वो जो मंजर था बड़ा ही भयानक था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ डिस्टेंस? तो जानते हैं इसका कार्यकाल 1939 में चालू हुआ था, और 1945 में क्या यही जो दो परमाणु बम फेंका गया, इसी के बाद क्या हुआ, तो युद्ध समाप्त हुआ था ये। प्रथम गुटेरेस्ट आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस? बेलग्रेड में हुआ था ये। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, याद रखिएगा। और यूरोपीय संघ ने कौन सी मुद्रा चलाई थी डिस्टेंस?
यूरोपीय संघ ने, देखिए 1992 में तो ये आया था, और यूरो मुद्रा चला था ना, यूरो, वो भी याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का तो यूरो मुद्रा ना, वो भी पूछ देता है कभी कभी। और मैं दूसरे महत्वपूर्ण लेक्चर में अपने जब ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाए थे तो उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी अच्छे से किया हुआ है। जल्दी डिस्कशंस आप लोगों को डिस्कशंस जल्दी ही मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेंगे तो उसके मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के रूप में, महामैराथन के रूप में लिए लेकर उसे भी प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी रखनी होगी डिस्कशंस, और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा ये लेक्चर तो अपना समर्थन भी ज़रूर दीजिएगा। और मैं उस पर भी वर्क हो रहा है आप लोगों का, जल्दी मैं वो सभी कंटेंट जो है आप लोगों के लिए तैयार करूंगा। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो डिस्कशन देखिए कब हुआ था, सन 1949 में। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो मैंने देखिए अभी ऊपर बताया, किसके तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था डिस्कशंस? माउंट बेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की देखिए हत्या की बात होती है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी ना। तो किसके द्वारा हुई थी? नाथूराम गॉडसे के द्वारा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। भारत का मिल्कमैन के नाम से जाने जाते व्यक्ति जो है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन जो पेड़ से चिपक जाते थे ना, चिपको आंदोलन में डिस्कस मैंने बहुत अच्छे से बात कर रखा है, ठीक है ना। अभी देखिए नीचे जो प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, और ये सभी प्रश्न आए हुए डिस्कस देखिए 22 के ही आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जामिनेशन था तो उसमें आए हुए थे। देखिए ये प्रश्न भी आप लोग का मॉडल पेपर में मॉडल में आया हुआ था। कौन सा? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो देखिए कांसीराम। देखिए कांसीराम का योजना में देखिए बड़ा नाम रहता है, तो कांसीराम जो थे वही बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक है ना। कांसीराम की बात आती है महत्वपूर्ण रूप से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आसियान का मुख्यालय देखिए कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय, आसियान का पूरा विस्तृत रूप बताइए डिस्कशंस कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग। तो आसियान का मुख्यालय जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? जकार्ता में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? जकार्ता में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? डिस्कशंस कब क्या खड़ा किया गया था? वर्ष 1961 में जो था उसी समय बर्लिन की जो दीवार बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1961 में। ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न जो आप लोग का डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? देखिए पंचशील का जो सिद्धांत था वो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इस सिद्धांत को घोषित किया गया था जिसका नाम था पंचशील, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट है ये। राजग का पूरा नाम क्या है? राजग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। देशंस क्या है राजग का पूरा नाम? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है यही नाम है पूरा। भारत की अर्थव्यवस्था मैंने भी बताया आप लोग को ऊपर, मिश्रित आर्थिक प्रणाली है ना, जिसमें कि साम्यवादी और पूंजीवादी अलग अलग हैं, लेकिन साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर भारत की आर्थिक प्रणाली को बताते हैं। चीन विश्व व्यापार संगठन WTO में कब शामिल हुआ था? तो सन 1900 सन जो था 2001 था। तो 2001 में चीन जो था विश्व व्यापार संगठन में चीन जो देश है वो शामिल हो गया, ठीक है, इसने अपना भाग ले लिया इसमें। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ये प्रश्न देखिए बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? वर्ष 1971 में। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने अपनाया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1953 में, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो है स्थापना प्रश्न जो मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर रखा है डिस्कशन, और यहाँ पर आज की सेशन में भी मैं आप लोग को इन सभी प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने इन सभी प्रश्नों के ऊपर अभी डिस्कशन आप लोग के साथ किया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कौन होता है? अभी नीति आयोग के बारे में मैंने पूरा आप लोग को एकदम पूरा डिटेल दिया था दीर्घ उत्तरी के साथ। देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। मंडल आयोग के बारे में डिस्कशन आप लोग के साथ एकदम अच्छे से बताया। देखिए विदेश्वरी प्रसाद मंडल है। अब तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। लेकिन जो हिसाब से दो तीन दिन तो एक दो युद्ध देखने को मिला ना, तो लग नहीं रहा कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है वो अपने विशेष पावर में है, या तो अपना उतना पावर इस समय दिखा पा रहा है। चलिए कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी और विश्व युद्ध को लोग निमंत्रण दे दें। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचेव। और सोवियत संघ का विक्टर न्यूटन का जब आता है डिटेल में, जब मैंने बात किया था दीर्घ उत्तरी में सोवियत संघ के बारे में, सोवियत प्रणाली के बारे में, तो वहां पर मैंने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया था।
सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं आप लोग कि खान अब्दुल गफ्फार खान है जो नहीं जाना जाता है। ताशकंद समझौता डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों का प्रश्न जो है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिखाइल गोर्बाचेव तो बताया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो दिसंबर 1992 में गिराया गया था। और किसकी उपस्थिति में, कौन से मुख्यमंत्री थे उस समय? तो कल्याण सिंह थे, ठीक है ना। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। भूलिएगा मत डियर्स इन सभी प्रश्नों को। ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो 15 गणराज्यों को मिलाकर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि हम लोग क्या है यहाँ पर, ताड़ी विरोधी, तो ये तो हो चुका है। ये सभी प्रश्न वही हैं, फिर से आप लोग का ये रिपीटेशन हो रहा है। फटाक से कर दीजिए लाइक डिस्कशन, क्योंकि अब हम लोग अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं प्रश्नों के सीरीज में। देखिए यहाँ पर 48 पेज संख्या पर हम लोग हैं और पहुँचने वाले हम लोग 52वें पेज पर। क्योंकि यहाँ पर सेशन तो आप लोग को अच्छा लगा डिस्कस, लेकिन आप लोग अंतिम में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसका मैं याद फिर से आप लोग को दिला देना हूँ एक बार। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर मैंने बताया डिस्टेंस, उस नंबर पर भी आप जाइएगा, उस नंबर को भी ध्यान में रखिएगा ज़रूर। 950 690 250 7 नाम का एक नंबर मिलेगा आप लोग को। तो उसके लिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है, जाकर क्लिक करेंगे तुरंत खुल जाएगा। 1947 में विभाजन। बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। ये वन लाइनर है, लेकिन वन लाइनर में डिस्टेंस जानते हैं कि पूरा फिक्स नंबर मिलता है आप लोगों को, सॉलिड नंबर मिलता है, नंबर कटता नहीं है उसमें। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बाद में सभी जब प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको तब वहां पर समझ में आकर कितने महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़ दिए हम लोग। नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे चारू मजुमदार। कौन थे? चारू मजुमदार जो थे वो नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। और इस समय समझ लीजिए नक्सलवाद भी जो है वो कम प्रभावित नहीं कर रहा है, वो भी समझ लीजिए एक तरीके से आतंकवादी गिरोह की तरह वो सभी भी प्रभावित ही कर रहे हैं। ये देखिए इस पर तो बातें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का देखिए क्या है प्रश्न, यहाँ पर एक शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल कितने हैं? 15 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। तीनों को मैंने यहाँ देखिए डिस्कशन कर रखा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? टोटल 10 है। आइए थोड़ा इसको ऊपर लाया जाए, तब इस प्रश्न को और अच्छे से समझेंगे आप लोग। तो प्रश्न क्या था डिस्टेंस यहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य तो कितने हैं? अस्थायी सदस्य 10 हैं टोटल। 15 10 और कितने, ये चीज हो गया। तो 15 हो गए टोटल, और 5 हो गए स्थायी और 10 हो गए अस्थायी। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वो है टोटल 8। तो 8 सार्क सदस्य देश हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिलेशन आप लोगों के साथ डिस्कशन करते करते हम लोग पहुंच गए अपने अंतिम पेज पर। और ये 52 पेजों का महत्वपूर्ण डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया। बड़ी परिश्रम से कंटेंट ये बनाया गया था डिस्कशंस, तो इसे पूरा एकदम आग की तरफ फैलाइए फटाफट से। और क्लास 10th और 12th वालों बच्चों को लाभान्वित करिए। और केवल यूपी में ही नहीं बल्कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन पर भी इस चैनल का लिंक फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। देखिए डिस्टेंस मैं यहाँ पर नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ। आप लोग अगर नहीं खोलेंगे, जगह चुराई करेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नहीं खोलेंगे तो देख लीजिए नंबर यही है 950। क्या नंबर है? 950 690 285। थोड़ा अभी हम लोग को लिखने में प्रॉब्लम होता है लैपटॉप वगैरह पर। 950 690 हो गया आप लोगों का, 2 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा लास्ट में 7। तो 950 690 285 7 नाम का ये जो नंबर है डिस्टेंस, इस नंबर पर आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। चाहे वो 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों, तो फटाक से कर दीजिए डिस्टेंस इसे अपने क्लासमेट पर शेयर। याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो स्टडी है करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है डिस्टेंस, वो क्या है? शेयरिंग ही है। तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा डिस्टेंस के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो सेशन है वो आप लोग के लिए नियमित तौर पर मैं
बनाते रहूँगा आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का फीडबैक मिलता है डिस्कशन तो और भी आनंद आता है। और सिविक्स के साथ ही साथ आप लोग को समाजशास्त्र के साथ ही साथ और भी किस जो अदर सब्जेक्ट हैं, अदर कौन से विषय हैं जिस पर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अपने आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में अपना राय भी ज़रूर रखिएगा। जल्द ही